आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो अपना जीएसटी के अंदर आरसीएच चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। बताओ कौन कौन सी सेवाओं पर आरसीएम लगता है और बेसिकली आरसीएम होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक दो पर्सन है, एक मान लीजिए एक्स लिमिटेड है और एक कौन है, वाई लिमिटेड है। बच्चों अगर हम बात करते हैं एक्स लिमिटेड की, मान लो परचेज है 10 लाख रुपए की और उसकी जो सेल है वो 15 लाख रुपए की है, और एक और सेल है जो 8 लाख रुपए की है। बच्चों ये वाली जो सेल है ये एफसीएम बेसिस वाली है और ये क्या है, आरसीएम बेसिस। जो सेल एफसीएम बेसिस की होती है उसका मतलब है जीएसटी पे करने के लिए सप्लायर लायबल है, और जो आरसीएम वाली होती है उस केस के अंदर सप्लायर जस्ट सेल करेगा और जीएसटी पे करने के लिए बताओ कौन लायबल है, वाई लिमिटेड लायबल है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे आरसीएम लगे या एफसीएम लगे, हमेशा इसके लिए परचेज ही होगी, नंबर 1। तो कहने का मेरा मतलब है सेल किसकी मानी जाएगी, चाहे आरसीएम वाली सेल हो एफसीएम वाली सेल हो, टर्नओवर बच्चों 23 लाख रुपए एक्स लिमिटेड का ही माना जाएगा, और वाई लिमिटेड का जो टर्नओवर है बताओ वो कितना होगा, 23 लाख, नंबर 1। बच्चों अगर मान लो एफसीएम वाली सेल होती है तो बताओ इस पर ये 1.5 लाख रुपए जीएसटी लगाता है, तो क्या वाई लिमिटेड को 1.5 लाख की आईटीसी मिलेगी? यस मिलेगी। अगर ये आरसीएम वाली सेल है तो इसका मतलब ये है कि ये जीएसटी लगा के नहीं भेजेगा, इसको खुद को ही जीएसटी पे करना है। भले ही इसकी परचेज आरसीएम वाली हो, इसको ही जीएसटी पे करना है बच्चों, लेकिन तो भी वाई लिमिटेड को बताओ क्या मिलेगी, उसकी आईटीसी। तो एफसीएम आरसीएम लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सेल एक्स की ही मानी जाएगी, वाई की परचेज ही मानी जाएगी। चाहे वाई के लिए चाहे परचेज का टैक्स वो खुद जमा करा रहा हो या पीछे वाला जमा करा रहे हो, दोनों केस में उसको आईटीसी मिलेगी। क्या ये बात आपको सबको क्लियर है क्या बच्चों, बताइए। यस यस सर। सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का सप्लायर पे बेटर कंट्रोल नहीं होता या सप्लायर पर भरोसा नहीं होता, तो ऐसे कई कारण होते हैं, या सप्लायर छोटा आदमी है और रिसिपेंट बड़ा आदमी है, तो ऐसी कई सिचुएशन होती है जहां पे जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिसिपेंट पे करेगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर। भले ही रिसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है लेकिन टर्नओवर किसका माना जाएगा बच्चों, सप्लायर का ही माना जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखना, जिन सेवाओं पर आरसीएम लगता है, मान लो एक्स लिमिटेड की सारी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है, तो सेक्शन 23 ये और बोलता है क्या, कि जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है तो उस केस में एक्स लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मान लो कुछ नोटिफाइड सेवा है जहां आरसीएम लग रहा है, इसका मतलब वाई लिमिटेड लाइबल है, और वाई लिमिटेड का टर्नओवर मान लो कम है, तो बताओ सेक्शन 24 के हिसाब से वाई लिमिटेड को कंपल्सरी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। आई होप ये बातें आपको याद आ गई हो बच्चों सबको, है ना। चलो यस सर। अब कौन कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज है जिन पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। बच्चों ये तो गुड्स की लिस्ट है, ठीक है। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो आपको ये लिस्ट ध्यान रखनी है, अधिकतर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। लेकिन अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हो तो गुड्स वाला आरसीएम केस सीए वाले बच्चों के अप्लाई नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे अगर सीएमए के स्टूडेंट हो तो ये गुड्स के नाम है, इन पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, बट सीए वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, कौन कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज पे क्या लगता है, आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। और इस चैप्टर में 2 अमेंडमेंट भी आए हैं, तो अपन आपसे 2 अमेंडमेंट भी डिस्कस कर लेंगे क्या है। सबसे पहले बच्चों जो बैंक से रिलेटेड सेवा है मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले है बिजनेस फैसिलिटर, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक ध्यान रखना, एक पर्सन होता है कौन, बिजनेस फैसिलिटर, है ना। तो एक बिजनेस फैसिलिटर है, ठीक है, ये बैंकिंग कंपनीज को क्या देता है, सर्विसेज देता है, ठीक है। और यहां ये सप्लायर हो गया, ये क्या हो गया, रिसिपेंट हो गया।
इस चीज का जिक्र एग्जम्पशन चैप्टर में भी हुआ है। अगर बिजनेस फैसिलिटर बैंकिंग कंपनी की रूरल ब्रांचेज को सेवाएं देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस फैसिलिटर बैंकिंग कंपनी की अर्बन ब्रांचेज को सेवाएं देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन बच्चों, जीएसटी आरसीएम बेसिस पे लगेगा। इसका मतलब बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी। मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं आरसीएम की बात बोलूंगा तो ये समझ लेना कि रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में है। ठीक है, अगर रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी का नहीं है तो उस केस के अंदर बच्चों हम हमेशा क्या बोलेंगे, एफसीएम लगेगा। ये मत बोलना जीएसटी नहीं लगेगा। एफसीएम आरसीएम की हम बात ही तब करते हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जीएसटी लगेगा। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो म्यूट करे, है ना, जीएसटी लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी मैं बोलूंगा ना कि आरसीएम लगेगा तो ये मान के चलना बाय डिफॉल्ट रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में है। अगर रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उस केस में फिर ये मत बोलना जीएसटी नहीं लगेगा, उस केस में एफसीएम लगेगा। बताइए, पहला बताइए, ये जो भी बच्चा है बच्चों उसकी म्यूट रखे वो। ठीक है, धीरज माइक बंद कर अपना। है ना, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? ओके। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये होता है, एक होता है बच्चों बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये रहा सेकंड पॉइंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के कुछ एजेंट होते हैं, एजेंट। ठीक है, एजेंट। तो बच्चों, एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सेवा देता है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सेवा देता है। तो यहाँ पे ये सप्लायर है और ये क्या है, रिसिपेंट है। ये सप्लायर है और ये क्या है, रिसिपेंट है। ओके सर, है ना। बिजनेस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी का जिक्र एग्जम्पशन चैप्टर में भी आया है। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी की रूरल ब्रांचेज को सेवा देता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर अर्बन ब्रांचेज को देता है तो बताओ जीएसटी लगेगा और एफसीएम बेसिस पे लगेगा, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही पे करेगा। बट अगर कोई एजेंट अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सेवा देता है तो ये सप्लायर है और ये रिसिपेंट है। तो इस केस के अंदर इस सेवा पे बताओ आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। ओके बच्चों, तो यहाँ तो एफसीएम ही लगेगा बट यहाँ क्या लगेगा बच्चों, आरसीएम लगेगा। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ू। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तीसरा है, एक हो गया बिजनेस फैसिलिटेटर, एक हो गया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बच्चों ये पर्सन वो होता है जो बैंक के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेचता है और बदले में बैंक से उसको कमीशन मिलता है। तो बताओ ये बेसिकली किसको सेवाएं दे रहा है, बैंकिंग कंपनी वगैरह को सेवाएं दे रहा है। ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, बदले में उसको बैंक से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है तो बताओ इसकी सेवाओं पे क्या लगेगा, आरसीएम, मतलब बैंकिंग कंपनीज लाइबल टू पे जीएसटी। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन इंडिविजुअल है तो बताओ फिर एफसीएम ही लगेगा, मतलब डीएसए ही जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होगा। ठीक है बच्चों, तीन मेरे पॉइंट हो गए, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड थर्ड वन इज द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। चौथा होता है रिकवरी एजेंट। फोर्थ होता है बच्चों रिकवरी एजेंट। ठीक है, अगर रिकवरी एजेंट किसको सेवा दे रहा है बच्चों, रिकवरी एजेंट, है ना, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनबीसी को सेवा दे रहा है। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो रिकवरी एजेंट है जो किसको सेवा दे रहा है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी को सेवा दे रहा है। तो यहाँ ये सप्लायर हो गया, ये रिसिपेंट हो गया, इनका जो पैसा डूब रहा होता है उनकी ये रिकवरी करके लाता है। तो बच्चों ये सप्लायर है, रिसिपेंट है, बदले में क्या मिलता है, कमीशन। तो बताओ जिन जिन चीज लोगों का डिस्कशन इस चैप्टर में हो रहा है तो वहाँ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा और जिनका डिस्कशन नहीं हो रहा वो एफसीएम बेसिस पे लगेगा। तो बताइए यहाँ पे बैंकिंग कंपनी रिकवरी एजेंट की सेवाओं पर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी आरसीएम बेसिस। मैं अगेन बोल देता हूँ, बार बार बोल देता हूँ कि जब भी मैं ये बोलूंगा कि आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो रिसिपेंट है ये टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। अगर मान लो आप रिकवरी एजेंट ऐसी बैंकिंग कंपनी को जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो उस केस में एफसीए में लगेगा। ठीक है, तो बच्चों चार नाम कौन कौन से हो गए जल्दी से आप बताएंगे। पहला नाम है बिजनेस फैसिलिटेटर,
बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, दूसरा है रिकवरी एजेंट, और चौथा हो गया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। पांचवा आता है बच्चों ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग कमिटी बच्चों ये सेवाएं किसको देते हैं? आरबीआई को। बच्चों होता क्या है कि मान लो किसी पर्सन है, उसको क्या चाहिए, कोई लोन चाहिए बैंक से, ठीक है? तो बैंक से लोन चाहिए, तो जो बड़े बड़े लोन होते हैं, जो बड़े बड़े लोन होते हैं ना, वो क्या होता है, अगर एसबीआई किसी आदमी को बड़े बड़े लोन दे रहा है तो पहले उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है कि हम उसको दे या ना दे। तो जब मान लो सपोज करो कि एसबीआई किसी वाई को 1,000 करोड़ का लोन दे रहा है, तो एसबीआई उस व्यक्ति की फाइल आरबीआई को भेजेगी, इसको देना चाहिए देना चाहिए। आरबीआई इस फाइल को एक ओवरसीइंग कमेटी होती है, इसको भेजती है, वो स्टडी करके बताते हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बताइए ओवरसीइंग कमेटी को पैसा कौन देगा? आरबीआई। जो पैसा देता है वो ध्यान रखना, जो पैसा देता है वो रिसिपेंट ऑफ सर्विस होता है। तो बच्चों ये सप्लायर हो गया और ये रिसिपेंट हो गया। तो बताइए इस केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया, ओवरसीइंग कमेटी की सेवाओं पे क्या लगेगा? जीएसटी। आरसीएम बेसिस पे, मतलब हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? आरबीआई इज लाइबल टू पे जीएसटी। और बच्चों आपको मैंने जो पिछली क्लास अमेंडमेंट की ली थी, वहां मैंने आपको बताया था कि आरबीआई, पहले ये लॉ ये बोलता था कि आरबीआई किसी को सेवाएं देता है तो जीएसटी नहीं लगता, बट अगर हम आरबीआई को देते हैं तो लगता था। अब ये अमेंडमेंट भी आ चुका है, अब आरबीआई भी अगर किसी को सेवाएं देगा तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो अगर आपने वो अमेंडमेंट की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिए। तो बच्चों ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो 5 कौन कौन से हो गए? बिजनेस फैसिलिटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडिंग, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट, और एक कौन सा हो गया? ओवरसीइंग कमेटी। बच्चों इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जब भी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बताऊंगा, या एक ऐसा आएगा कि 5 केस बन के आएंगे, बताओ इन सेवाओं पे जीएसटी पे करने के लिए कौन लाइबल है। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर एक होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर की सेवा है। अब डायरेक्टर के लिए यहाँ दो बातें हैं। अगर डायरेक्टर क्या है बच्चों? एम्प्लॉई है, जैसे वो होल टाइम डायरेक्टर है या वो एमडी है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है और वो एम्प्लॉय की से एम्प्लॉय वाली सेवाएं दे रहा है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं। और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है लेकिन वो अपनी कंपनी को अदर देन एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई लोन लिया तो उसको गारंटी दे रहा है। और अगर डायरेक्टर क्या नहीं है? नॉट एम्प्लॉय। डायरेक्टर क्या नहीं है? नॉट एम्प्लॉय। तो बच्चों अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय वाली सेवाएं दे रहा है, तो आपको पता है शेड्यूल 3 में ऐसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है बट वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहा है, तो आपको पता है जीएसटी लगता है। और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो बताओ उसकी सेवाओं पे क्या लगता है? जीएसटी। तो या तो डायरेक्टर की सेवाओं पे जीएसटी लगता ही नहीं है, और लगेगा तो हमेशा कैसे लगेगा? आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा बच्चों? आरसीएम बेसिस पे। आई होप सबको क्लियर होगा ये, है ना? चलिए बच्चों, नेक्स्ट डायरेक्टर के बाद, बच्चों डायरेक्टर के बाद आता है इंश्योरेंस एजेंट की सेवाएं। इंश्योरेंस एजेंट किसको सेवाएं देगा? इंश्योरेंस कंपनी को। तो बताइए इंश्योरेंस एजेंट, है ना, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को बेच रहा है पब्लिक को। तो बताइए इंश्योरेंस कंपनी बदले में इसको क्या देती होगी? सर कमीशन देती होगी। ये सप्लायर हो गया, ये रिसिपेंट हो गया। बताइए इंश्योरेंस एजेंट की सेवाओं पर बताओ आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी। ओके, अब बताओ एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्सन है जिसका नाम है इंश्योरेंस एजेंट, उसकी सभी सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लग रहा है, क्या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है? आंसर है नो। आपको पता है सेक्शन 23 के अंदर एक नोटिफिकेशन आ रखा है, अगर एक किसी पर्सन की सभी सेवाओं पे जब आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लग रहा है तो बताइए उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से कम है और बताओ इस सेवा पे आरसीएम लग रहा है, तो सेक्शन 24 बोलता है इंश्योरेंस कंपनी को कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताइए बच्चों, अगर इंश्योरेंस एजेंट कौन सी कंपनी का एजेंट है? इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर है, तो फिर आंसर क्या होगा बच्चों? एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो मैं फिर बोल देता हूँ, बार बार बोल देता हूँ,
अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आरसीएम बेसिस पे टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो बच्चों आपको 6 पॉइंट मैंने बता दिए, अगर 7 बता दिए, अगर आप एक बार अपने मन ही मन में बोलोगे, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है, और रिकवरी एजेंट, और एक कौन हो गया, ओवरसीइंग कमेटी, डायरेक्टर हो गया, और इंश्योरेंस एजेंट हो गया। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चन? तो बताइए, मैंने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया ये वाला कर लिया, और मैंने ये वाला पॉइंट कर लिया, ठीक है, और एक मैंने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला पॉइंट भी कर लिया। एक है बच्चों सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है। जैसे आपका आपका घर है, तो आपको बाहर चौकीदार बैठाना है, आपका ऑफिस, आपको बाहर चौकीदार बैठाना है, या क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ बाउंसर लाने हैं, तो आप सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी सेवा लोगे। सिक्योरिटी सर्विस देने वाला कौन हो गया, सर्विस प्रोवाइडर। अब बताओ ये किसको सेवाएं दे रहा है, बच्चों ये गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है, और ये उसको सेवाएं दे रहा है जो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, कहाँ पे, कंपोजिशन स्कीम में। कहाँ है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम में। गवर्नमेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक तो सप्लाई के कारण, और एक गवर्नमेंट को आपको पता है सेक्शन 50, जब हम गवर्नमेंट को माल बेचते हैं तो गवर्नमेंट हमारा सेक्शन 51 में टीडीएस काटती है, जीएसटी वाला। तो बताइए गवर्नमेंट रजिस्टर क्या है, ओनली फॉर दिस पर्पज, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई के कारण रजिस्टर नहीं है। 51 मतलब केवल टीडीएस काटने के कारण उसको सेक्शन 24 में क्या होना पड़ा, रजिस्ट्रेशन। तो सिक्योरिटी सर्विस वाला किसको सेवाएं दे रहा है, सर गवर्नमेंट को सेवाएं दे रहा है, जो जीएसटी में केवल और केवल 51 में टीडीएस काटने के कारण रजिस्टर्ड है। या आप सिक्योरिटी वाला जो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम वाला है, उसको सेवा दे रहा है बच्चों। इन दो सेवाओं पर हमेशा क्या लगेगा, एफसीएम, मतलब सिक्योरिटी वाला जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है। ओके बच्चों, क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? जी सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब सिक्योरिटी देने वाला किसको सेवा दे रहा है ना, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसको सेवा दे रहा है ना। एक सेकेंड, सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी सर्विस ये क्या है ना, अगर सिक्योरिटी सर्विस वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी देने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अब बताओ इन दो में तो हमेशा क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। अब नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस जो कंपनी दे रही है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो बताइए उस केस में किसी को भी सेवाएं दे, क्या लगेगा, एफसीएम ही लगेगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी कंपनी वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अब बताइए वो किसको सेवाएं दे रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को और जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तब भी क्या लगेगा, एफसीएम। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को सेवा दे रहा है, तो बताओ इस केस में बच्चों आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो आई होप काफ़ी अच्छा प्रोविजन है, लेंदी प्रोविजन है, बात समझ में आ गई होगी। देखो, सिक्योरिटी वाला किसको सेवा दे रहा है, जो गवर्नमेंट को दे रहा है, जो केवल 51 में टीडीएस काटने के लिए लाइबल है, नंबर वन, या कंपोजिशन स्कीम वाले को दे रहा है, तो उस केस में तो हमेशा सिक्योरिटी वाला ही पे करेगा, उन दो को छोड़ दो। अब बात करते हैं अदर देन इन 2%। अगर सिक्योरिटी देने वाला कंपनी है, सप्लायर कंपनी है, तो वही पे करेगा, सप्लायर ही पे करेगा। अगर सप्लायर कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को देगा जब, तो आरसीएम, अदरवाइज क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। बच्चों क्लियर है क्या ये? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। चले नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए बच्चों? सर आपने 6 पढ़ा दिया, 7 पढ़ा दिया, 8 पढ़ा दिया, और 10 पढ़ा दिया, है ना, और ये आपने ये सारे वाले पॉइंट बता दिए। तो अगर मैं एक बार सारे नाम बोलना चाहूँ तो बच्चों बोल सकते हैं क्या आप भी?
ठीक है, पहला कौन सा है? बिजनेस फैसिलिटर, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट, ओवरसीइंग कमेटी। ठीक है, और कौन है? डायरेक्टर, और कौन है? इंश्योरेंस एजेंट, और कौन है? सिक्योरिटी देने वाला। बोलो बच्चों। अब दो और आ रहे हैं, एक कौन है? ऑथर की सर्विस, और एक कौन है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। ठीक है, तो बताइए ऑथर की सर्विस के बारे में बच्चों क्या बना हुआ है। आइए ऑथर की सर्विस पे देखते हैं। बच्चों चार लोग हैं, कौन है चार लोग? ये चार लोग हैं, कौन कौन? नंबर वन ऑथर, नंबर टू म्यूजिक कंपोजर, नंबर थ्री फोटोग्राफर, और नंबर चार क्या है? आर्टिस्ट। ऑथर ने जो बुक लिखी है, म्यूजिक कंपोजर ने जो गाना बनाया है, फोटोग्राफर ने जो फोटो खींची है, और आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग की है, उसका कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट करा रखा है। तो पहली कंडीशन क्या है? इन्होंने कॉपीराइट एक्ट में क्या करा रखा है? कॉपीराइट करा रखा है। अब ऑथर किसको सेवाएं दे रहा है? पब्लिशर को। म्यूजिक कंपोजर किसको दे रहा है ना? म्यूजिक कंपनी को। और ये किसको दे रहे हैं? प्रोड्यूसर को। बताइए इन चारों की चीजें जिन्होंने अपनी जो असेट्स है उसका कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट करा रखा है, और ये इनको सेवाएं देते हैं, ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, बदले में इनको रॉयल्टी मिलता होगा, इनकी सेवाओं पे बच्चों आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, आरसीएम बेसिस। ओके, तो ये ध्यान रखना, और वही रेसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। लेकिन बच्चों एक अमेंडमेंट आया है, ऑथर के पास चॉइस है। ऑथर के पास क्या चॉइस है? तो साइलेंट मोड में तो ऑथर की सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, लेकिन एक अमेंडमेंट आया है, और वो अमेंडमेंट में कुछ 5-6 कंडीशन है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो ऑथर के केस में साइलेंट मोड में तो हम ये मानेंगे आरसीएम लगेगा, लेकिन ऑथर अगर अपना जीएसटी में क्या करवा ले? रजिस्ट्रेशन, कंसर्न कमिश्नर को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही इंटीमेट कर दे कि मैं ही जीएसटी पे करूंगा, मेरी सर्विस पे मैं ही पे करूंगा, और उस केस के अंदर ऑथर जो रिसिपेंट को इनवॉइस काटेगा उसमें भी मेंशन कर देगा कि मेरी सेवाओं पे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो बताओ उस केस में ऑथर ही जीएसटी पे करने के लिए क्या होगा? लायबल होगा। अगर ऑथर ने एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो साल भर तक वो विड्रॉल नहीं कर सकता। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। समझ गए बच्चों, ये याद करने पड़ेंगे आप। तो अब नाउ आता है स्पॉन्सर से सर्विस। स्पॉन्सर, जैसे मान लीजिए एक बीसीसीआई है, बीसीसीआई, और एक है लक्स इंडिया, है ना, या एक है पेटीएम, पेटीएम, पेटीएम करो, है ना, ये है बच्चों। तो अब क्या है कि बीसीसीआई ने एक क्रिकेट मैच क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, क्रिकेट मैच क्या किया बच्चों? ऑर्गेनाइज किया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा? लक्स इंडिया क्या बोलेगा कि है ना, यहाँ चारों तरफ क्या लगा दो? बोर्ड लगा दो, लक्स लक्स। पेटीएम क्या बोलेगा? पेटीएम का बोर्ड लगा दो। इसका मतलब है बीसीआईसी के क्रिकेट मैच को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये। तो बीसीसीआई, तो बताओ बीसीसीआई ऐसे क्यों किसी का फालतू में एडवर्टाइजिंग करेगा? तो बीसीसीआई इनको क्या देता है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। कौन सी बच्चों? स्पॉन्सरशिप। तो आप इस नाम से कंफ्यूज मत हो आप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो बताइए सप्लायर कौन हुआ? बीसीसीआई। ये क्या हुए? रिसिपेंट हुए। तो बताइए हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हो, ठीक है, मतलब एडवर्टाइजिंग सर्विस देते हो, तो ये सप्लायर हो गया, ये रिसिपेंट हो गया। ठीक है, अब चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों कहाँ लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है? पहली बात तो लोकेटेड की बात बाद में। अगर ये दोनों बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है, मतलब रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है, या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या क्या है? फर्म है। तो अगर रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है, तब तो बच्चों एफसीएम ही लगेगा, मतलब बीसीसीआई ही पे करेगी। अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है, और कहाँ लोकेटेड है? रिसिपेंट कहाँ लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी। या रिसिपेंट कहाँ पे? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बताओ टैक्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तब भी एफसीएम लगेगा। बताइए अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है, तो बताइए उस केस में क्या लगेगा? आरसीएम बेसिस पे सर्विस।
तो सीधी बात, नो बकवास, क्या बोलेंगे हम कि अगर अगर क्या आप किसी को स्पॉन्सर से सर्विस दे रहे हो और सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तब तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जामिशन चैप्टर में एक पॉइंट है, अगर आप है ना, अगर आप नोटिफाइड इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हो, मतलब नोटिफाइड इंस्टीट्यूट पेटीएम वगैरह को सेवाएं दे रही है, नोटिफाइड इंस्टीट्यूट पेटीएम वगैरह को स्पॉन्सर सेवाएं दे रही है, तो बताओ उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो एग्जामिशन चैप्टर में आप ध्यान रखना इस बात को। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जो पे करता है वो रिसिपेंट कहलाता है। अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म है टैक्सेबल टेरिटरी में, जब तो आरसीएम अदरवाइज एफसीएम लगेगा। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो बच्चों यहाँ पे तो जल्दी से बताओ बच्चों, कौन कौन से नाम पढ़ लिए? सर बिजनेस फैसिलिटेटर पढ़ा दिया, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पढ़ा दिया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पढ़ा दिया, रिकवरी एजेंट पढ़ा दिया, ओवरसीइंग कमेटी पढ़ा दिया। फिर आपने एक हमको डायरेक्टर वाला बता दिया, एक आपने हमको इंश्योरेंस एजेंट वाला बता दिया, एक आपने हमको सिक्योरिटी सर्विस वाला बता दिया, एक आपने ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर वाला बता दिया, और एक आज आपने हमको स्पॉन्सर से सर्विस वाला बता दिया। बोलो बच्चों समझ में आ गई क्या बातें? यस सर। अब यस देखो सर। बच्चों ध्यान रखना, जब लॉ में आरसीएम लिखा होता है तो कभी चॉइस नहीं होती है, रिसिपेंट को ही पे करना पड़ेगा। एक केवल ऑथर वाला ऐसा प्रोविजन है जहां चॉइस है कि सप्लायर आगे आके बोल देगा कि मैं पे करूंगा। अदरवाइज किसी भी प्रोविजन में सप्लायर के पास चॉइस नहीं कि मैं पे करूंगा, आई विल पे, नो, रिसिपेंट को ही पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शन केवल ऑथर के लिए है, वो भी क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चों है ना, अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों कौन सा, दो लोगों की सेवा है। यहाँ पे दो लोग हैं, कौन? एक तो लीगल सर्विस और एक कौन सा बच्चों, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सेवा है। किसकी? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो लीगल सर्विस और एक कौन हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जैसे एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आईटीएटी। बच्चों जब आप कोई ए और बी जब केस लड़ने जाते हैं तो बताइए ये लोग आपको सेवाएं दे रहे हैं, दे रहे? क्या ये आपसे फीस ले रहे हैं, ले रहे हैं? बट इनकी सेवाओं पे शेड्यूल 3 ने मना कर रखा है कि इनकी सेवाओं पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, अगर वो दो किसी आदमी को लीगल सेवाएं दे रहा है तो बच्चों इनको कोर्ट नहीं माना, ये कोर्ट के बाहर एक कोर्ट है। जब मैंने आपको डिटेल क्लास पढ़ाई तो वहां बताया था ये क्या होते हैं। तो इनकी सेवाओं को कोर्ट की सेवाएं नहीं माना, इनकी सेवाओं पे जीएसटी लगता है। अब इनकी सेवाओं के लिए, और ये दो पॉइंट क्या बोलते हैं, एक होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक होता है इंडिविजुअल एडवोकेट। ठीक है, जिसमें सीनियर एडवोकेट शामिल नहीं है अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो एक कौन होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट, जिसमें कौन शामिल नहीं है, सीनियर एडवोकेट। एक है फर्म ऑफ एडवोकेट, मतलब वकीलों की फर्म, पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, पार्टनरशिप फर्म, फर्म ऑफ एडवोकेट्स। और चौथा कौन होता है बच्चों, एक होता है सीनियर एडवोकेट। ये चार लोग है ना, ये चार लोग है। कौन चार लोग है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस लड़ सकता है। ओके बच्चों, जिनको मतलब परमिशन दी गई है। अब ये चारों बताओ, नंबर 1 किसको सेवाएं दे रहे हैं, अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो बच्चों जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन बिजनेस एंटिटी, सलमान खान और कैटरीना कैफ का झगड़ा हो गया और वो दोनों कोर्ट में चले गए, इनके पास चले गए। अब बताओ ये चारों किसको सेवा दे रहे हैं, अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब ऐसे लोग जो व्यापार नहीं कर रहे। तो बताओ जीएसटी नहीं लगेगा। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया उस पर आरोप लगा, उसने वकील हायर किया, तो ये वकील किसको सेवा दे रहा है, अदर देन बिजनेस एंटिटी, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये किसको सेवा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये लोग किसको सेवाएं दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी, है ना, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, और मान लो 22-23 में सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, सॉरी, जिस ईयर सेवाएं दे रहे हैं उससे पहले वाला साल कौन सा है, 21-22।
अगर 21-22 में बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन थे, टैक्सेबल पर्सन कब होंगे, जब टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा हो, एट द केस में भी, और या 21-22 में टर्नओवर इससे कम हो, मतलब ये बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है। बिजनेस एंटिटी क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो बताओ नो जीएसटी, नो जीएसटी। बताओ या तो लगेगा ही नहीं, या तो लगेगा ही नहीं। कब कब नहीं लगेगा लीगल सर्विस पे, कब कब जीएसटी नहीं लगेगा, जब आप अदर देन बिजनेस एंटिटी को दो, गवर्नमेंट को दो, या बिजनेस एंटिटी जो छोटी है, मतलब इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, करंट का नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर कम है तो लगेगा ही, और अगर ज्यादा है तो लगेगा, और जब लगेगा तो एट द रेट क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। तो या तो लीगल सर्विस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, और लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा। एक तो ये वाली बात है। प्लस बच्चों, अगर ये दोनों कौन, इंडिविजुअल एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को, और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स इंडिविजुअल एडवोकेट को, सीनियर को नहीं, सीनियर नहीं है, अगर ये दोनों एक दूसरे को सेवाएं देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल इसको सेवा दे, ये इसको दे, या ये इसको दे, या ये इसको दे, मतलब सीनियर आ जाए, तो जीएसटी लगेगा। और अगर या तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो हमेशा आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, आरसीएम बेसिस पे। बोलो बच्चों, याद आ गया आपको ये सब चीजें? बोलो यार, हाँ बोल दे करो। हाँ सर। सुनने के बाद भी यस बोलते सर। नहीं हो, मजे ले रहे हो बेटे बेटे? यस हाँ, सर। चलो यहाँ पे एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, बोलो चलो यहाँ पे, यस सर। बोलो यस सर। नेक्स्ट। बिजनेस फैसिलिटेटर, बोलो जल्दी जल्दी। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट, और एक कौन सा, ओवरसीइंग कमिटी। नेक्स्ट, डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, सिक्योरिटी वाला, ठीक है, स्पॉन्सर, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, और कौन सा बताया, आर्बिटर ट्रिब्यूनल, और लीगल सर्विस। और क्या बता दिया, लीगल सर्विस। ठीक है, अच्छा अब आइए बच्चों नेक्स्ट। यहाँ अमेंडमेंट भी आया है, तो मैंने आपको अमेंडमेंट की क्लास में बता दिया कि ये सब हट गए, ये सब हट गए। ठीक है, तो पहले अमेंडमेंट से पहले क्या था, फिर अमेंडमेंट के बाद क्या है बच्चों। वैसे ये आपको पता है मैं आरसीएम को एग्जाम्पशन चैप्टर से लिंक कर रहा हूँ, तो अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या है। तो पहले हम बात करते हैं सरकारी सेवा, सरकारी सेवाएं, सरकारी सेवाएं, सरकार की सेवाएं। सरकार की 4 सेवाएं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस की सेवा, पोस्ट ऑफिस की सर्विस। ठीक है, दूसरा, वैसल और एयरक्राफ्ट को सर्विस, वैसल और एयरक्राफ्ट को सर्विस दे रहे हैं सरकार, सरकार की वैसल और एयरक्राफ्ट को सर्विस, मतलब सरकार कौन सी सेवा दे रही है, वैसल और एयरक्राफ्ट को। और सरकार ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सेवाएं दे रही है। तो 3 सेवाएं तो नोटिफाइड सेवा है, पोस्ट ऑफिस की, ये वाली और ये वाली, और चौथा क्या, अदर सर्विस। चौथा कौन सा हो गया, अदर सर्विस, गवर्नमेंट की अदर सर्विस। ओके, अब पहले हम अदर सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो अदर सर्विस होती है, मतलब गवर्नमेंट किसी को सेवाएं दे रही है, कुछ भी दे सकती है, क्यों? जो काम मैं कर सकता हूँ गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्यों? हम पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट भी पढ़ा सकती है। हम किसी के लिए मकान बना सकते हैं, गवर्नमेंट भी बना सकती है। हम किसी को सिक्योरिटी दे सकते हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती है। हम हमारी जगह किसी को रेंट पे दे सकते हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती है। भाई क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, तो अगर बताओ गवर्नमेंट ये सेवाएं किसको दे रही है, अदर देन बिजनेस एंटिटी, नो जीएसटी। बताइए, इन 3 सेवाओं के अलावा अगर गवर्नमेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देती है तो गवर्नमेंट की सेवाओं पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसको सेवा दे रही है, बिजनेस एंटिटी, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 से कम था, नो जीएसटी। अगर टर्नओवर ज्यादा था, 10, 20, 40 से ज्यादा था, मतलब गवर्नमेंट किसको सेवाएं दे रही है, सर गवर्नमेंट सेवाएं दे रही है, अदर सेवाएं किसको, बिजनेस एंटिटी को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था। बट सर्विस की वैल्यू अगर 5 से कम है पूरे साल में, नो जीएसटी। और अगर सर्विस की वैल्यू 5 से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो जीएसटी लगेगा। और लगेगा तो कैसे लगेगा, एट द रेट आरसीएम बेसिस। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, है ना? आरसीएम बेसिस लगेगा, आरसीएम बेसिस। अब यहाँ पे एक बात और है, ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखना बच्चों। अगर हम, जैसे मैं हूं सचिन अजमेरा ने, अगर मान लो वाई को जगह किराए पे दी, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एफसीएम बेसिस पे जीएसटी लगता है, मतलब सचिन अजमेरा विल लाइबल टू पे जीएसटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, गवर्नमेंट और कोई नहीं, गवर्नमेंट
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे रही है, किसको? जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड को। तो उस केस में बच्चों देखो, गवर्नमेंट है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर में आएगी, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, टर्नओवर भी ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो इस केस में अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे रही है जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में तो यहाँ पे एफसीएम लगेगा, मतलब गवर्नमेंट विल लाइबल टू पे। लेकिन इस केस में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? आरसीएम। बताइए क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट की अदर सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, तो रिसिपेंट इज लाइबल टू पे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे रही है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां एफसीएम बेसिस पे लगेगा। मतलब कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की ये 3 सेवाएं। बच्चों इन 3 सेवाओं में 10 लाख 20 लाख 40 लाख नहीं देखते, 10 लाख 20 लाख 40 लाख नहीं देखते, सर्विस की वैल्यू 5,000 नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। बस हम क्या बोलेंगे? हमेशा लगेगा। अब मैं आपको अमेंडमेंट की बात बता रहा हूं, भूल जा पुराना। पोस्ट ऑफिस की कोई भी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। क्या बोलेंगे हम? पोस्ट ऑफिस की कोई भी सेवाओं पर क्या लगेगा? जीएसटी। पहले लिमिटेड सेवाओं पर लगता था, अब पोस्ट ऑफिस की कोई भी सेवा है, चाहे तुम गवर्नमेंट को दो या किसको दो, अदर देन गवर्नमेंट, लगेगा 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 लगेगा। बोलो बच्चों, अमेंडमेंट समझ में आ गया? Yes, है ना? कब नहीं लगेगा? कुछ 3-4 नाम है, पोस्ट कार्ड वगैरह जिनका वजन 10 ग्राम से कम है, बताया था ना मैंने आपको, 10 ग्राम से कम है, तो अमेंडमेंट वाले बताया था, उस पर नहीं लगेगा। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस की, अब ये चारों एक जैसे हो गए, मतलब ये तीनों किसी को भी दो हमेशा लगेगा लगेगा। और इन 3 सेवाओं पे एफसीएम बेसिस पे लगता है, मतलब गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। yes, ठीक है, sir. तो अब बात भी समझ में आ गई होगी, नाम भी याद हो गए होंगे, सब कुछ याद आ गया बच्चों? बोलो। हाँ सर। हाँ, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट, ओवरसीइंग कमेटी, डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, है ना? और कौन होता है बच्चों? सिक्योरिटी सर्विस और स्पॉन्सर सर्विस, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। और क्या बताया? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बताया। और क्या बताया बच्चों? लीगल सर्विस बताया। और आज क्या बता दिया बच्चों? और क्या बता दिया मैंने? गवर्नमेंट की सेवा। कौन Government सी? service. गवर्नमेंट से। अरे यार, कब खत्म होगा ये? खत्म ही नहीं हो रहा। चलो। हाँ सर। है ना? तो बच्चों ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ये भी सर आपने करा दिया। 6 भी करा दिया, 7 भी करा दिया, 8 भी करा दिया, 9 भी करा दिया, 10 भी करा दिया, और सर आपने तो 11 भी करा दिया, 12 भी करा दिया, 13 भी करा दिया, 14 भी करा दिया। सारे हो गए तो बच्चों, बताओ। यस है सर। ना? अब एक जीटीए वाला बता दो, जीटीए वाला हाँ सर। आपको जो मैंने क्लास में लिखवाया होता है वो सब आपके पास नोटिंग है, आप बस कॉपी को खोल के रखिए। ये ए है, ये कौन है? बी है। सचिन अजमेरा क्लासेस को मान लो, है ना, वाई को नोट्स भेजने हैं, बहुत सारे नोट्स भेजने हैं। बताओ किसके माध्यम से भेजूंगा? बोलो। जीटीए। जीटीए। बताओ, जीटीए के माध्यम से भेजूंगा, बोलो। भेजने वाला कंसाइनर, रिसीव वाला रिसिपेंट। अब बताओ जीटीए मेरे से क्या लेगा? भाड़ा। बोलो। बताओ जीटीए क्या हो गया? भाड़े की सर्विस दी ना। बोलो। जीटीए ने मुझे कौन सी सेवाएं दी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बोलो बच्चों। यस सर। और जो पे करेगा, अगर भाड़ा ये पे करेगा तो ये रिसिपेंट है, और भाड़ा ये पे करेगा तो ये रिसिपेंट पे करेगा। बच्चों अगर ये नहीं होता, आरसीएम चैप्टर नहीं होता, तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? सर जीटीए इज लाइबल टू पे जीएसटी। सर जीटीए इज लाइबल टू पे जीएसटी। आगे बात समझ में? अब सुनो, अब सुनो, अब लॉ क्या बोलता है देखो। इस चैप्टर का एग्जामिनेशन चैप्टर में भी डिस्कशन हुआ है और यहां भी डिस्कशन हुआ है। नंबर 1, अगर आप नोटिफाइड गुड्स भेज रहे हो, नोटिफाइड गुड्स आप भेज रहे हो किसके माध्यम से? जीटीए के थ्रू। तो बताइए, जीटीए जो नोटिफाइड गुड्स जा रहे हैं उनके भाड़े पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। जब जीएसटी नहीं है
तो फिर एफसीएम आरसीएम की बात ही क्यों करोगे? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? बताइए, मैं जीटीए वाला हूँ, तुम आए सर ये माल भेजना है, ये ना, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेजना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नोटिफाइड गुड्स में आता है, तो नोटिफाइड गुड्स के बारे पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। है ना? अब बात करते हैं, अब मैं जो भी बात करूंगा किसकी बात करूंगा? अदर देन नोटिफाइड गुड। बच्चों ये नोटिफाइड गुड्स एग्जामिनेशन चैप्टर में आपको पढ़ाए गए। अदर देन नोटिफाइड गुड्स किसका जा रहा है? दो लोगों का जा रहा है, दो लोग। सरकारी महकमा, सरकारी डिपार्टमेंट, बोलो किसका जा रहा है? सरकारी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। जो केवल सेक्शन 51 में क्या टीडीएस काटने के लिए कार्य टीडीएस काटते हैं। तो बताइए उस केस में भी क्या नो जीएसटी? क्या बोला मैंने? जब जीएसटी है ही नहीं तो फिर हम आरसीएम एफसीएम की बात करेंगे नहीं करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? और किसका माल जा रहा है ना? और किसका माल जा रहा है? ऐसा पर्सन जो ना तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ना किसी फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना कंपनी में रजिस्टर्ड है, ना सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ना वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, मतलब कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। बोलो, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। बताओ, अगर जीटीए ऐसे आदमी से माल ले रहा है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगेन क्या बोलेंगे? नो जीएसटी। और नो जीएसटी तो फिर एफसीएम आरसीएम की बातें होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? बताइए, या जीटीए अगर नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा ले रहा है तो जीएसटी लगेगा। अगर गुड्स कौन से हैं? अदर देन कौन से? नोटिफाइड गुड्स। सरकारी डिपार्टमेंट का माल जा रहा है जो केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी। और ऐसे लोगों का माल जा रहा है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हो, या फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है, तो इन किसी का भी माल नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अपने सिस्टर की शादी के लिए मुंबई में कोई माल भेज रहे हो। अब बताओ तुम लोग क्या हो? जो माल भेज रहे हो वो नोटिफाइड गुड्स नहीं है। तुम क्या कंपनी हो? तुम क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? तुम क्या कोई सोसाइटी हो? क्या तुम कोई फैक्ट्री में रजिस्टर्ड हो? क्या तुम पार्टनरशिप हो? नहीं हो ना? तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो बच्चों। और अगर अगर आप इनमें किसी में भी नहीं आ रहे हो तो बच्चों, हम पहले बोलते थे टोटल भाड़ा 1500 से ज्यादा हो और इंडिविजुअल भाड़ा 750 तो लगता था। अब ये देखना ही नहीं है, हट गया वो। अब तो बस अगर आप इन तीनों सिचुएशंस में नहीं आ रहे हो तो बताओ जीएसटी क्या लगेगा? अब मुझे बताइए बच्चों, एक कंपनी को 100 मोबाइल फोन भेज रहे हैं मुंबई जीटीए के थ्रू। अब बताओ, जीटीए सप्लायर कंपनी, अब मुझे बताओ क्या मोबाइल फोन नोटिफाइड गुड्स में है? ना जी ना, ना जी ना। नंबर 1, क्या ये माल किसका जा रहा है? सरकारी डिपार्टमेंट का जा रहा है? ना जी ना। क्या ये माल किसका जा रहा है? कंपनी रजिस्टर्ड है ना किसी भी लॉ में? हाँ। इसका मतलब जीएसटी लगेगा। अब लगेगा तो कौन पे करेगा? अगर जीटीए को आईटीसी चाहिए, ये जीटीए का क्या है? पीएनएल है, तो जीटीए सेल करता है और परचेज भी करता है। इन परचेज पे जीएसटी लग के आएगा। अगर जीटीए को इनकी आईटीसी चाहिए तो बताओ रेट क्या लगेगी? 12%। और कौन पे करेगा? जीटीए पे करेगा। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? और Yes, अगर sir. जीटीए को आईटीसी नहीं Yes, sir. चाहिए तो रेट क्या लगेगी? कितनी? 5%। सर 5 5%। बोलो। और यस सर। क्या लगेगा? आरसीएम बेसिस। RCM। आरसीए। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई बच्चों आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बड़े जोश में आ रहे हो? चलो आगे यहाँ पे। यस सर। तो बच्चों Yes, मैंने sir. आपको सारी बता दिया सर, आपने तो। बोलो बच्चों, हो गया ये? यस सर। तो ये सारे मेरे हो गए। अब अब आ रहा है बच्चों, एक आ रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आ रहा है बच्चों? सॉरी, रेंटिंग ऑफ कार। रेंटिंग ऑफ क्या? कार। ये अमेंडमेंट था, रेंटिंग ऑफ कार। और एक बच्चों, एक नया अमेंडमेंट आया, लेटेस्ट अमेंडमेंट आया। और ये मैं लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो मेरे से आप। सीए इंटर में पक्का पूछेगा, पक्का पूछेगा, देखना आप। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं किसकी? है ना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। बच्चों, ये अपना कुणाल की शादी है। कुणाल को 10 गाड़ियां लेनी है।
तो बताओ वो क्या किसी मोटर व्हीकल को रेंट पे लेगा, नहीं लेगा? बोलो बोलो। यस Yes, सर। sir. लगेगा सर, ना? माल को पता सर। है ना? होगी। अब बताओ इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है? अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देते हो तो बताइए इस केस में क्या बताया था कि जो मोटर व्हीकल वाला है, जो मोटर व्हीकल वाला है वो सप्लायर हो गया, तुम रिसिपेंट हो गए। तो बताइए ये मोटर व्हीकल जिसने लिया, जिसने क्या लिया, तो बताइए अगर मोटर व्हीकल वाला क्या है, क्या है बच्चों? बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें दो बातें हैं। मोटर व्हीकल को आईटीसी चाहिए क्या? बोलो क्या चाहिए बच्चों मोटर व्हीकल वाले को? आईटीसी। अब तो रेट क्या लगेगी, जल्दी से बोलो। 12%। 12%। 12। और क्या लगेगा? FCM। FCM। मतलब कौन पे करेगा? FCM। मोटर व्हीकल वाला ही पे करेगा। बोलो यस सर। तो यस अगर सर। मोटर व्हीकल वाले को क्या नहीं चाहिए? आईटीसी ITC। ITC। नहीं चाहिए। बोलो बच्चों तो रेट क्या लगेगी? 5%। 5%। 5%। 5% लगेगी। बोलो। यस सर। और यस अब सर। अब बताओ यहाँ पे अगर जिसको दे रहे हो, अगर मोटर व्हीकल वाला खुद कंपनी है, क्या बोला मैंने? मोटर व्हीकल वाला क्या है? कंपनी। खुद क्या है? कंपनी। कंपनी। तो बताओ क्या होगा उस केस में? एफसीए में लगेगा FCM 5%। 5%। अगर मोटर व्हीकल वाला क्या, नॉट क्या, कंपनी, जिसको दे रहा है, जिसको दे रहा है वो भी अदर देन कंपनी है। बोलो। और जिसको दे रहा है वो कंपनी है। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई क्या? सुन Yes लो sir. बात। अगर मोटर व्हीकल वाला उसको आईटीसी चाहिए तो 12% लगेगा, एफसी मोटर व्हीकल वाला ही पे करेगा। अगर आईटीसी नहीं चाहिए तो रेट हो जाएगी 5%। अब इसमें दो बातें हैं। अगर मोटर व्हीकल वाला कंपनी खुद कंपनी है तो एफसीएम लगेगा 5%। और मोटर व्हीकल वाला अगर कंपनी नहीं है और जिसको दे रहा है वो भी कंपनी नहीं, रिसिपेंट भी कंपनी नहीं है, तो बताओ रेट लगेगी 5 और क्या लगेगा? एफसीएम। FCM. और अगर मोटर व्हीकल वाला आईटीसी नहीं चाहिए, खुद कंपनी नहीं है, जिसको दे रहा है वो क्या है? कंपनी है, तो 5% लगेगा। और क्या लगेगा बच्चों? एफसीएम लगेगा। तो देखो 5 तो हमेशा लगेगा। बताओ बोलो। सर RCM लगेगा। सर RCM लगेगा ना? सॉरी आरसीएम। क्या लगेगा बच्चों? आरसीएम। बताइए देखो पहली बार, अगर मोटर व्हीकल वाले को आईटीसी चाहिए 12%, एफसीएम खत्म बात। आईटीसी नहीं चाहिए तो भी बताओ क्या है? अगर मोटर व्हीकल वाला खुद कंपनी है, एफसीएम 5। खुद कंपनी नहीं है, जिसको दे रहा है वो भी कंपनी नहीं है, एफसीएम 5। खुद कंपनी नहीं है, जिसको दे रहा है वो कंपनी है, तो आरसीएम और 5। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर। लेकिन इस केस के अंदर भले ही जब 5% आईटीसी नहीं चाहिए रेट 5% हो जाती है, बट अगर मोटर व्हीकल वाले ने सिमिलर सर्विस ली है, मतलब आगे मोटर व्हीकल दे रहा है तो पीछे से भी मोटर व्हीकल को ही किराए पे ले रहा है, तो भले ही रेट 5% हो गई हो, लेकिन उस केस में उस चीज की आईटीसी मिल जाएगी। ITC मिल जाएगी सर। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। ये और अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या है वो आप समझ लो। ये अगेन एग्जाम्पशन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट क्या है बच्चों? पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप मकान रेंट पर देते हो, किस पे बच्चों? और या ऑफिस रेंट पे देते हो। बोलो बच्चों बताया था नहीं बताया था? यस सर। तो बताइए मकान ऑफिस रेंट पे देते हो तो जीएसटी लगता है नहीं लगता? लगता है। और एट द रेट एफसीएम लगता है। हाँ लेकिन अगर गवर्नमेंट ने दिया जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तब तो एफसीएम। लेकिन अगर रजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम लगता है। राइट बच्चों? है ना? तो बताइए अगर हम ऑफिस रेंट पे देते हैं तो एफसीएम लगता है। बात समझ में आ गई क्या? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं। लेकिन अगर आप मकान देते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पे देते हो, तो बच्चों पहले क्या होता था? चाहे आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दो मकान किराए पे या रजिस्टर्ड पर्सन को दो, जीएसटी नहीं लगता था ना? बोलो। यस सर। और अब क्या यस है? सर। अगर आपने अब किसको दिया? रजिस्टर्ड पे लगेगा। रजिस्टर को दिया, लगेगा। और एट द रेट क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? यस हाँ सर। Yes sir. ठीक है। जी सर। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आपको इसके अंदर करना क्या है?
मैंने आपको जो बुक दी थी ना, बोलो बच्चों, जी सर। है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके सारे क्वेश्चन करने, समझ गए क्या? यस sir. सर। तो एक सेकेंड, इस चैप्टर में बच्चों एग्जाम में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए। तो अभी तो आपको आज उस बुक के ही क्वेश्चन करने हैं, समझ गए क्या मेरी बात को? बोलिए। Yes, sir. और फिर Yes, sir. उस बुक के साथ तो मैं इस बुक के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वही जो पास्ट एग्जाम के सभी लेवलों के पेपर आए वो डिस्कस करेंगे। बट आज मैंने आपको एक बार पूरा आरसीएम चैप्टर का क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया, समझ में आ गया? दो बातें और बता Yes, देता हूँ, sir. दो Yes, बातें रह sir. गई। इंपोर्ट और सर्विस पे क्या लगता है, क्या लगता है? आरसी। आरसीएम। इंपोर्ट और सर्विस पे क्या लगता है? और अगर मान लो RCM. कोई जहाज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? आउटसाइड इंडिया से। कहां कहां आ रहा है बच्चों? इंडिया में। Within इंडिया India. में। और या क्या आ रहा है? प्लेन आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है बच्चों? प्लेन। तो वैसल का भाड़ा होगा नहीं होगा, बोलो बच्चों? और प्लेन का भाड़ा होगा नहीं होगा, बोलो बच्चों? यस तो सर। कोई होगा, जहाज या एयरक्राफ्ट या वेसल इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा तो भाड़ा लगेगा। अगर भाड़ा एयर का है तो उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं, समझ गए क्या? और यस अगर सर। भाड़ा किसका है, वेसल का है, तो ये इस केस में ध्यान रखना, हम बोलेंगे इंपोर्टर विल पे जीएसटी। कौन पे करेगा बच्चों? Importer. आगे के बात समझ में? Yes, sir. एक आपको हम इको वाला भी बताए थे बच्चों, देखो 99% केस में जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। इको। सप्लायर। सप्लायर। और 1-2% में कौन पे करता है? रिसिपेंट। एक ऐसा केस है ना तो सप्लायर पे करेगा ना रिसिपेंट। वो कौन सा केस है बच्चों? जैसे बच्चों ये एक्चुअल सप्लायर है और ये कौन है? ये कस्टमर है। और ये मान लो स्नैपडील की वेबसाइट है, स्नैपडील की वेबसाइट है। तो बताइए, आप यहाँ ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहाँ से माल यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इसके माध्यम से यहाँ सप्लाई होता है, बोलो बच्चों? ये कौन हो गया? सप्लायर। ये कौन हो गया? रिसिपेंट। और ये हो गया वर्चुअल सप्लायर, समझ गए क्या? बोलो। यस यहाँ पे सर। बच्चों यस सर। यहाँ पे दो सप्लायर हो गए, कौन कौन से हो गए? एक्चुअल और क्या? वर्चुअल। अब ना क्वेश्चन उठता है कि जीएसटी कौन पे करे। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, पहले 3 सर्विस होती थी, कौन कौन सी? रेडियो टैक्सी, और कौन सी? होटल, होटल। और एक कौन सी? हाउस कीपिंग सर्विस। बोलो बच्चों, बोलो। यस यस सर। सर। और ये सर्विस ही तो है। और आजकल नई कौन सी आ गई? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। बड़ी होटल में, छोटी होटल में? बड़ी। छोटे, बढ़िया। है ना? और एक आएगा अदर सर्विस, और एक आ रहा है गुड्स का केस। कौन सा बच्चों? गुड्स का। अब बताओ बच्चों, एक होता है एक्चुअल सप्लायर, जो जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। और एक होता है एक्चुअल सप्लायर जो नॉट रजिस्टर्ड। बोलो। यस सर। बताइए, अगर आप एक्चुअल सप्लायर इको के माध्यम से गुड्स बेच रहा है तो बताओ जीएसटी कौन पे करेगा गुड्स के मैटर में? एक्चुअल। और अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो भी कौन पे करेगा? एक्चुअल। उसको सेक्शन 24 में कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। अगर ये 4 सर्विस छोड़ दो, 2, 3 और एक चौथी अमेंडमेंट है, इसको छोड़ दो, सर्विस के मैटर में अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड है कौन पे करेगा? एक्चुअल। अगर सर्विस के केस में एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। अगर मामला होटल और किसका है? हाउस कीपिंग सर्विस का, ओयो और हाउस कीपिंग अर्बन क्लैब। तो बच्चों उस केस के अंदर अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा? एक्चुअल। और अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा बच्चों? इको। बात समझ में आ गई? और अगर इको भी अनरजिस्टर्ड है तो उसको सेक्शन 9(5) में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? Yes, sir. और रेडियो टैक्सी में हमेशा कौन पे करेगा? इको। 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 बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई है? यस रेस्टोरेंट सर। के केस में रेस्टोरेंट सर्विस अमेंडमेंट आ गया, कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? इको। लेकिन बताओ रेस्टोरेंट कहाँ है? होटल में है। होटल का किराया 7500 रुपये से क्या है? ज़्यादा का है।
और उस होटल के रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर किया इको के माध्यम से, तब कौन पे करेगा बच्चों? लेकिन अगर होटल का किराया 75 से कम है तो इको, और अगर केवल रेस्टोरेंट होटल है ही नहीं तो कौन पे करेगा? इको। बोलो बात समझ में आ गई है बच्चों? Yes, sir. Yes, और sir. अगर इको की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, तो इको पे करेगा। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पे करेगा। अगर वो भी नहीं है तो उसको इंडिया में अगर काम करना है तो एक पर्सन क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे Appoint. करने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों जी सर। Yes, हमने sir. सप्लाई चैप्टर का रिवीजन कर लिया। बोलो इसके मैंने आपको सर्कुलर पढ़ा दिया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर. ठीक हाँ है, सर. टैक्सेबल पर्सन पढ़ा दिया। हाँ बोलो हाँ सर। बोलो हाँ सर. हाँ. हाँ ये सर। भी हो गया। और लास्ट हाँ कौन सर। सा? आज आपको तीसरा चैप्टर भी पढ़ा दिया। कौन सा चैप्टर है तीसरा? चार्जिंग RCM. सेक्शन RCM. अलोंग विद आरसीएम। और कौन सा? एफसीएम। FCM. कल इसके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ा चैप्टर आएगा, कौन सा? एग्जाम। Exemption. तो बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर. हाँ. धन्यवाद, आप आए, है ना? थैंक यू। नहीं सर, धन्यवाद आप